देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति। जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति जो चैप्टर है वह 10वीं तथा 12वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति में क्या पढ़ना है। तो इसमें जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी और सबसे पहले कौन से जीव आए थे और उनकी पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम जीवन की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न कब हुआ। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, जबकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्न दो मत दिए गए। पहला होता है प्राचीनवाद, दूसरा है आधुनिकवाद अर्थात एंशिएंट थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरी। अब चलिए इन्हें हम विस्तार से पढ़ते हैं कि प्राचीनवाद क्या है और आधुनिकवाद क्या है। देखिए, अब बात करते हैं हम कि प्राचीनवाद और आधुनिकवाद क्या है। तो देखिए, जो पौराणिक कथाएं हैं या पौराणिक कहानियाँ उसमें बताई गई कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मत को हम प्राचीनवाद कहते हैं। जबकि आधुनिकवाद अर्थात मॉडर्न थ्योरीज का मतलब यह है कि उन्हें प्रूफ द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई तथा किस रूप में हुई, तथा उसके साथ ही यह पता किया गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई तथा उसका आधुनिक विकास कैसे हुआ। इसी को हम आधुनिकवाद या मॉडर्न थ्योरीज कहते हैं। देखिए, अब हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि प्राचीनवाद क्या है अर्थात जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद एंशिएंट थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए, प्राचीनवाद में निम्न चार मत दिए गए अर्थात चार सिद्धांत दिए गए। पहला था विशिष्ट उत्पत्तिवाद जिसे हम स्पेशल क्रिएशन कहते हैं, स्वतः जननवाद या अजैयवाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। थर्ड है जैव निर्माणवाद या बायोजेंसिस, जिस सिद्धांत को 1668 में फ्रांसिस्को रेडी तथा 1765 में लेजारो स्प्लेंजरनी ने दिया। तथा चौथा है ब्रह्मांडवाद जिसे हम कॉस्मोजोइक थ्योरीज कहते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट उत्पत्तिवाद किसे कहते हैं या स्पेशल क्रिएशन किसे कहते हैं। तो देखिए, बाइबल के अनुसार बाइबल में यह वर्णित है कि पूरे संसार का निर्माण जो है वह केवल 6 दिनों में हुआ है। जैसे पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन शुष्क पृथ्वी तथा वनस्पति अर्थात पृथ्वी जो गर्म आग का गोला था उसका तापमान कम हुआ, उसके बाद से उस पर वनस्पति अर्थात पौधों का निर्माण हुआ। चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तथा तारे आए, पांचवें दिन मछलियां एवं पक्षी आए, छठे दिन मानव तथा अन्य सभी जीवों का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम स्वतः जननवाद या अजैयवाद क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वह किसी अजैविक अर्थात कह सकते हैं किसी तत्व द्वारा हुई, जिसको हेलमांट ने इस सिद्धांत का समर्थन हेलमांट ने किया, जबकि यह संभव नहीं है। देखिए, किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए उसके एक न एक जीन होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव का निर्माण उस जीव के एक न एक डीएनए या जीन की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें इन लोगों ने कहा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति अजैविक अर्थात अजैविक पदार्थों से हुई, जबकि यह संभव नहीं है। अब बात करते हैं जैव निर्माणवाद अर्थात बायोजेंसिस। तो देखिए, इस सिद्धांत में बताया गया कि किसी भी जीव का निर्माण किसी अन्य जीव से हुआ है, जबकि यह संभवतः सही है, जिसे फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1668 में तथा लेजारो स्पेलेंजनी ने 1765 में दिया। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांडवाद क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरीज। तो ब्रह्मांडवाद में यह कहा गया कि पृथ्वी पर जीव पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होते,
ये सभी जीव किसी अन्य ग्रह से आए थे। एक तर्क कहा जाए तो माना जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आधुनिकवाद की। चलिए देखते हैं हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद, अर्थात मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए, मॉडर्न थ्योरी को हेकल ने जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रिया के आधार पर आधुनिकवाद का सिद्धांत दिया, जिसका समर्थन ओपेरिन ने किया। देखिए, आधुनिकवाद में हम विस्तार से एक एक जीव का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी बातों को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए, अब हम जैव विकास की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद में जैव रासायनिक विकास या ओपेरिन सिद्धांत देखेंगे। तो देखिए, जैव रासायनिक विकास या ओपेरिन सिद्धांत में निम्न 8 मत दिए गए। पहला, परमाणु अवस्था। दूसरा, अणु अवस्था। तीसरा, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। चौथा, जटिल कार्बनिक पदार्थ। पांचवा, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण। छठा, आदि कोशिकाओं का निर्माण। सातवां, स्वपोषण का निर्माण। और आठवां, सुकेंद्रीय कोशिका का निर्माण। अर्थात अब इन सभी बिंदुओं को या इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम परमाणु अवस्था। देखिए, बात करें हम परमाणु अवस्था क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी एक जलते हुए गोले के समान था तथा इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। ताप कम होने के कारण इसमें अनेक प्रकार के परमाणुओं का निर्माण हुआ, जैसे भारी परमाणु तांबा, निकिल, लोहा, जिसके कारण पृथ्वी का केंद्र बना, तथा हल्के परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा नाइट्राइड्स, मीथेन, अमोनिया, जिसके द्वारा हल्के परमाणु बने, जो कि कह सकते हैं वायुमंडलीय परत बनाए। ये बात करते हैं हम अब सेकेंड स्टेप, अर्थात अणु अवस्था। देखिए, इस अवस्था में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, जिसके कारण परमाणु आपस में मिलकर अणु तथा सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने लगे। जैसे देखिए, नाइट्रोजन का निर्माण तो हो चुका था परमाणुवाद में, वह नाइट्राइड्स का निर्माण किए, मिश्र धातुएं बने, अमोनिया बनी आदि। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो देखिए, प्राथमिक अणुओं से बने यौगिक समुद्री जल से मिलकर खारा जल बना दिए, जिसके कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एवं अन्य कार्बनिक अम्ल। देखिए, चौथे स्टेप में जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, अर्थात इस प्रक्रिया में सरल से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, अर्थात अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से पेप्टाइड तथा शर्करा के बहुलीकरण से पॉलीसेकेराइड बना। ये सभी क्रियाएं तथा कोशिका के बाहर हो रही थी। इसे हेल्डेन ने सन 1920 में इस समुद्री जल को कार्बनिक यौगिक का एक पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। देखिए, पांचवें स्टेप में न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण हुआ, अर्थात आदि सागर में जो अनेक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनने लगे थे, उनकी जो संरचना थी प्रोटीन एवं कोशिका कला जैसी थी। यह कह सकते हैं कि प्रोटीन तथा कोशिका कला जैसी संरचना बननी शुरू हो गई थी, जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का कह सकते हैं कि निर्माण हुआ। देखिए, अब बात करते हैं हम छठवें स्टेप, आदि कोशिकाओं का निर्माण, अर्थात जैसा कि हमने पांचवें स्टेप में देखा कि न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण से पूर्व केंद्रीय कोशिका का निर्माण, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था। अर्थात यह माना जाता है कि कोशिकाएं जो थी वो हेट्रोट्रॉपिक भी होंगी तथा इसके बाद प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, अर्थात ऐसे जीव जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तथा हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं लें या फिर केमिकली लें, किसी तत्व द्वारा अपना भोजन करें, ऐसे जीवों को हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम सातवें स्टेप, अर्थात स्वपोषण का निर्माण।
देखिए, इस स्टेप में जीव जीव जो थे वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते थे तथा रासायनिक स्वपोषी भी थे, जिसके द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव जैसे नीले हरे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया आदि जीवों का निर्माण हो चुका था। अर्थात आधुनिकवाद के 7वें चरण या 7वें स्टेप में जब अध्ययन किया गया तो बताया गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात वे वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जा रहा, उनका निर्माण हो चुका था तथा यह अपने भोजन के लिए तत्पर थे। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा या केमिकल द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे। देखिए, जैसा कि स्टेप 7 में बताया गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था, अब वो अपना भोजन स्वयं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, धीरे धीरे आगे चलकर विकास कर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का भी निर्माण होना शुरू हुआ था। और यह संभव क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, पृथ्वी पर का तापमान तो कम हुआ था, जिसके कारण धीरे धीरे जीव उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, अर्थात ऑक्सीजन अधिक रूप से उत्पन्न होते गए, वैसे वैसे पृथ्वी पर धीरे धीरे अनेक प्रकार के जीव जंतु का निर्माण होता गया, जिसके कारण लगभग 1 से 1.2 से 2 अरब वर्ष पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था। अर्थात अब पृथ्वी पर जीवन संभव हो चुका था। अर्थात 8 चरणों में जाके आधुनिक जैव विकास का सिद्धांत संपूर्ण हुआ। अब बात करते हैं स्टैनले मिलर का प्रयोग। देखिए, स्टैनले मिलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1953 में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि को जल वाष्प के रूप में मिलाकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। अर्थात उन्होंने मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन के एक संबंधित दो के रेशियो में एक लिक्विड तैयार किया, जिसे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड पर 600 वोल्ट की विद्युत धारा 7 दिन तक प्रवाहित किए, जिसके कारण उन्हें ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिन अम्ल तथा अन्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि यौगिक का निर्माण किए। अब इनके प्रयोग को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस प्रयोग में सफल हुए या किस प्रकार से इस प्रयोग को किया। देखिए, जैसा कि हमने कहा, स्टैनले मिलर ने सबसे पहले 5 लीटर वाला एक फ्लास्क लिया, जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का जो रेशियो था 1:2 के अनुपात में मिश्रण डाला तथा इस फ्लास्क को 2 समकोण पर मुड़ी हुई कांच की नली से जोड़ दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नली के एक सिरे पर एक निर्गत पंप तथा एक आधा लीटर वाले फ्लास्क को जोड़ा, जिसमें उन्होंने उबला हुआ जल रखा था। इस फ्लास्क द्वारा गैसीय मिश्रण को उन्होंने चौथा अवयव अर्थात जलवाष्प प्रदान किया। इन सभी रसायनों को मिश्रण कर बड़े फ्लास्क के में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से 6000 वोल्ट की विद्युत धारा लगातार 7 दिनों तक प्रवाहित किया, जिसके पश्चात यू आकार की जो नली थी उसमें गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने यह देखा कि उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल तथा ग्लूटामिक अम्ल अनेक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे तथा इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का निर्माण अजैविक रूप से भी कर सकते हैं।